जैसे आपको बहुत पहले जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इवांस पिक्चर का दनूवर का एग्जांपल दिया था, जहां पर उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो पूछता तुम्हारा नाम क्या है, बोला तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। सिमिलर काइंड में अगर आप रूरल एरिया में अगर आप लोगों से बात करिए, उनसे इंटरेक्ट करिए और आप उनसे पूछते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो कहते हैं कि फला साल जब जो है ये घटना, ये फिनोमेना, भूकंप आया था या ज्वाला या फिर जो है बाढ़ आई थी या फिर जो है लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ था। तो इस तरह से कहते हैं कि उसके संदर्भ में जो है बात करते हैं कि इस काल में इस समय पर ये जो है घटना, इवेंट या फिनोमेना हुआ था। यानी किसी दूसरे इवेंट या फिनोमेना के संदर्भ में जब हम जो है तिथिक्रम निर्धारण करते हैं किसी भी इवेंट या फिनोमेना का, तो उसको हम लोग सापेक्ष तिथिक्रम, सापेक्ष मीन्स किसी की अपेक्षा में, किसी के संदर्भ में, किसी के रेफरेंस means which when we are ascertaining the past, when we are reckoning the past in relation to some other event or phenomena, or when we are reckoning the date or the date of occurrence of any event or phenomena with reference to the occurrence or date of some other event or phenomena, then it is called relative dating. शॉर्ट रेंज डेटिंग मेथड्स में आते हैं, यानी लघु कालखंड की तिथिक्रम निर्धारण विधियों में इनको शामिल किया जाता है। और इसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता है वो आता है स्ट्रेटिग्राफी का संस्तर विज्ञान, यानी जो अलग अलग परतें हैं, जो अलग अलग स्ट्रेटा है, जो अलग अलग संस्तर हैं या बेड्स हैं, वो स्ट्रेटम इधर दे आर टोटली यू कैन से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से संरक्षित है ना, कंजर्व है, या फिर दे आर डिस्टर्ब बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। जो वह है जो कारक है एग्रेडेशन के, एग्रेडेशन का मतलब आपको पता होगा जमाव के यानी डिपोजिशन के, और डिग्रेडेशन मतलब क्षरण के, इरोजन के, अपरदन के, है ना, ये तो पता आपको। तो एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन क्या हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, जल, वायु हो सकती है, एयर, है ना। आपने अपनी ज्योग्राफी में 7th 8th की किताबों में पढ़ा होगा एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन चैप्टर में। जैसे ग्लेशियल्स है, तो ग्लेशियल्स भी अपने डिपॉजिट बनाते हैं, यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिमनद होते हैं, वो अपना डिपॉजिट्स बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं? डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, यानी हिमनद की उत्पत्ति के जो है जमाव। और इसको एक टर्म कहा गया, एक नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं मोरेन्स, MORAINES, मोरेन्स। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है? यस, मोरेन्स भी अलग अलग तरह के, अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ मोरेन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in ascertaining the past or act as an important evidence of relative dating। लेकिन जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें साइड मोरेन्स आते हैं, है ना, मिडिल मोरेन्स आते हैं, या फिर बॉटम मोरेन्स आते हैं, एंड मोरेन्स आते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप के जो मोरेन्स हैं वो आते हैं जो ग्लेशियल ओरिजिन के डिपॉजिट्स हैं। जब ग्लेशिएशन होगा तो ग्लेशियर अपने साथ सब कुछ लाएगा, उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा, उसका जमाव कर देगा, एक जगह पर फिक्स कर देगा। और जब इंटरग्लेशिएशन होगा तो ग्लेशियर जो है पिघलेगा, और जब हिमनद यानी ग्लेशियर जो है जो स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस है, इसीलिए हिमनद उसको बोलते हैं, क्योंकि दिन भर में 1-2 मुश्किल से कुछ मीटर ट्रेवल कर पाता, मूव कर पाता है। तो ऐसे डिपॉजिट्स जो है अपने अंदर चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं जब वो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, जब वो जमा की अवस्था में होते हैं। लेकिन जब इंटरग्लेशिएशन आता है, अंतर्हिमीय आता है, तो फिर बर्फ पिघलती है, पेरिनियल बॉडीज की फॉर्मेशन होती है और रिवर्स लेक्स की फॉर्मेशन की, झीलों झरनों का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है? ऐसी स्थितियों में जो है जो इनका मूवमेंट होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उस समय ये क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं, क्षरण करते हैं। ऐसे नदी को लीजिए, रिवर को लीजिए, तो रिवर के जो रिवर टेरेसेस है, नदी सोपान है, आपने नदियों की रेवाइंस में जो है क्या देखा होगा? जो है सीढ़ी नुमा संरचना आपने देखी होगी। ये संरचना है बेसिकली इस तरह की, आप कह सकते हो। ये आप देख रहे हो ना, ये जैसे मान लीजिए आपने कहा T1 है ना, इसको सब लोग देख पा रहे हैं ना। इस तरह से आप नदियों के किनारों की संरचना, फॉर्मेशन देखते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना T1, T2, और ये इसकी नदी की जो है घाटी है, बेली है, जहां पर पानी भरा हुआ है।
इधर T2 और इधर T1, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नदी सोपान जो होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में नदी सोपान बोलते हैं, रिवर टेरेसेस, इनकी फॉर्मेशन होती है। और ये आपको हर जगह नहीं दिखेगा। अगर आपको गंगा और यमुना में भी देखना तो आपको इसकी रवाइंस को देखना पड़ेगा, जहां पर एंथ्रोपोजेनिक गतिविधि या मानव जनित गतिविधियां जो है मिनिमल, है ना, बहुत कम मानव जनित गतिविधियां हैं, तो वहां पर जो है देखने को मिलता है। राहुल एक स्क्रीन शॉट लीजिएगा अटेंडेंस का। ओके, ठीक है। तो जो सोपान जो रेवाइंस होते हैं, वहां पर आपको इस तरह से एक सीढ़ी नुमा संरचना, बिल्कुल जैसा मैंने आपको दिखाया था, T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह से अलग अलग तरह के टेरेसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडियन प्री हिस्ट्री की बात करें, तो पूरा पाषाण काल में इंडिया में पैलेंथिक पीरियड में लोअर पैलेंथिक में दो संस्कृतियां थी। एक तो सोहन संस्कृति थी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उदाहरण हो सकती है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, वो वाला क्षेत्र जो खान अब्दुल गफ्फार खान का ऐतिहासिक क्षेत्र रहा, आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, याद आ रहा सबको। तो वहां पर एक नदी बहा करती थी। वो नदी जो है आज का जो इंडस और सप्त सिंधु जिसको हम लोग कहते हैं, 7 नदियों का समूह, जो ट्रिब्यूटरी है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, इन सबको अगर आप मिला दीजिए, गंगा यमुना सबको, तो भी उससे बड़ी नदी थी जिसका नाम शोभना था। और इंडिया में ये प्लेस्टोसिन में प्राचीनतन काल में थी, और प्राचीनतन काल का फेज आपको याद है 1.2 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, सॉरी 1.8 मिलियन ईयर्स एगो, 2.2 से लेके 1.8 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम इसका MYA मानते हैं। तो आप 2.2 से लेके 1.8 1.8 पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है प्लेस्टोसिन यानी प्राचीनतन का काल का टाइम, जब 7 फेज या 9 फेज जियो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस हुए थे। तो आप सोचिए कि अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो वहां पर तो ग्लेशिएशन था कि नहीं था? यस सर। क्या अवशेष है? दक्षिण भारत में बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, वहां पर प्लूविएशन था, है ना, अतिवृष्टि या इंटरप्लूविएशन, अल्पवृष्टि थी। यही तो मैंने बात की थी कि नदर्न हेमिस्फीयर वाज गवर्न्ड बाय ग्लेशिएशन। वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल टुगेदर अफेक्टेड बाय दीज ग्लेशिएशन, 7 फेज और 9 फेज जियो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस नदर्न हेमिस्फीयर में था। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के साथ उत्तर भारत भी उसी में आता है ना। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमोत्तर भारत की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात करें, तो वहां पर जो है वो शोभना नदी उस समय बहती थी प्राचीनतन काल में। यही शोभना का नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, धीरे धीरे जो है उसका नाम सोन या सोहन हो गया। अब आप सोहन नदी, पहले शोभना था, फिर शोभन हुआ, फिर सोहन हुआ, फिर इसको लोग सोन भी कहने लगे। जबकि सोन कौन सी है? सोन, केंद्र, बेतवा, आप देखते हैं यूपी और MP के बॉर्डर पर वो नदियां हैं। याद आ रहा आप लोग को? ज्योग्राफी थोड़ी बहुत। यस सर। उस सोन नदी से मत कंफ्यूज होगा, इसका नाम सोहन नदी है। सोहन, कहीं कहीं उसका सोन भी लिखा होता है, सोन संस्कृति या सोन संस्कृति। तो यहाँ पर जब हम लोग सोहन कल्चर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लोअर पैल्थिक इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर हमको रिवर टेरेसेस को एनालाइज करना पड़ता है। वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं बल्कि रिवर टेरेसेस के फॉर्म में, नदी सोपान के रूप में जो टेरेसेस हैं उनकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो है, अगर हम लोग दक्षिण भारत में आते हैं तो दक्षिण भारत में भी रिवर टेरेसेस है, वहां पर भी प्लूविएशन और इंटरप्लूविएशन की कंडीशन थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो संस्कृति थी, मद्रास हैंड एक्स ट्रेडिशन कहते हैं उसको। मद्रास हैंड एक्स ट्रेडिशन भी एक उदाहरण है साउथ इंडिया का। जो साउथ इंडियन हैंड एक्स ट्रेडिशन बिल्कुल वैसी थी जैसे यूरोप की शेली और सीरियन कल्चर थी, कोर ट्रेडिशन की थी, कोर संस्कृति की। लेकिन ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए आपको इंडिया से दिए कि आप समझ पाओ कि केवल यूरोप ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जो है इस तरह के कल्चर्स हैं। तो यूरोप में जो है हम लोग देखते हैं कि शेलियन कल्चर, लोअर पैल्थिक की उसकी अलग अलग स्टेजेस है। माइकोकियन कल्चर है, क्लेक्टोनियन कल्चर है, लेवोलॉजियन कल्चर है, क्रोमेरियन कल्चर है, देन जो है टायासियन कल्चर है, और फिर उसके बाद जो है लेवोलॉजियन के बाद जो है जो लोअर पैल्थिक शुरू खत्म हो रहा है, तो फिर मिडिल पैल्थिक में माउस्टेरियन कल्चर आता है, फिर अपर पैल्थिक में ऑर्गेशियन, सेल्यूटियन और बैक्टीरियन, जिसको हम ASM कोड आपको बताते हैं, है ना। इस तरह से संस्कृतियां चल रही हैं। तो इंडिया में भी इसी तरह से कल्चर्स हैं। लेकिन वहां पर क्या है, यूरोप में स्ट्रेटम बाई स्ट्रेटम सब एकदम एक संस्तर के ऊपर एक संस्तर, एक पेड़ के ऊपर एक पेड़ मिल रहा है, क्लियरली बिल्कुल सीक्वेंशियल फॉर्म, क्रमबद्ध तरीके से यूरोप में उन संस्कृतियों का विकास या इवोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में, तो हमको सोहन संस्कृति मिलती जो रिवर टेरेसेस में। अब आप अंतर देखिए,
यूरोप में जो आप स्टडी करें सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं है, स्ट्रेटा या बेड्स डिस्टर्ब नहीं है, तो वहां पर जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लागू हो जाता है। कंडीशन क्या है कि बाह्य कारकों ने, एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन है, चाहे वो पवन हो, हवा हो, वायु हो, जो भी कहो तुम, है ना, या फिर जल, या फिर नदी के प्रभाव ने, या फिर किसी और कारक ने, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी भूकंपीय गतिविधियां जो आप जानते हो, है ना, भूविवर्तकी इसको हिंदी में कहते हैं, जो जिन प्लेट्स पर ये क्रस्ट जो है प्लेस है उनमें कोई मूवमेंट होता है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे जो है फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन, जैसे हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है ना, वलयदार पर्वत है, कैसे फॉर्म हुआ, पहले वहां पर टेथिस सी था, आप लोगों को पता होगा ना, टेथिस सी था, और इधर उधर के दो लैंड थे, अंगारा और गोंडवाना लैंड, ये तो आपने सुना होगा सब थ्योरी। सब साइड दूसरी तरफ मूव किए तो टेथिस उठ करके ऊपर चला गया, जो समुद्र था वो थल में परिवर्तित हो गया, सागर जो इतना बड़ा था वो थल में परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर जो है फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन। तो इस तरह के जो जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं या फिर क्रस्ट के ऊपर, सतह के ऊपर जो परिवर्तन आते हैं, वो सब भी जो है बहुत सारे जियोग्राफिकल चेंजेस कॉज करते हैं, भौगोलिक परिवर्तन देते हैं। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो इरप्शन हो गया, इससे जो मैग्मा या लावा निकल के आता है वो इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन करता है, वो भी क्रस्ट के ऊपर जो है, सतह के ऊपर, धरती के सतह के ऊपर जो है बहुत सारे परिवर्तन कॉज करता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, अगर देखिए आपको कैस्टिलो केव का उदाहरण याद है? यस, कैस्टिलो केव में हमने बताया था ना कि स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट फॉर्मेशन की वजह से चूना पत्थर की चट्टानों में जो कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फाइज होकर कायांतरित शेल बनाता है, याद है आप लोगों को ना? शेल तीन तरह का, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये शेल, दूसरा अवसादी सेल, और तीसरा कायांतरित रूपांतरित शेल। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट लंबे समय के बाद रूपांतरित या कायांतरित होता है, मेटामॉर्फाइज होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बनती है? आपने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है मार्बल के रूप में कन्वर्ट होता है, ग्रेनाइट नीज के रूप में कन्वर्ट होता है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, ज्योग्राफी में, है ना? तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स, जब कैस्टिलो केव में जो है, याद है आपको जो है, सी फॉर कैस्टिलो केव, सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, तो स्पेन की गुफा थी। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट फॉर्मेशन, हमने स्टेलेक्टाइट जो बताया था, जो टाइट 2T लग रहा है, मतलब टॉप से लटक रहा है ना, और जो नीचे से जा रहा है वो बॉटम से स्टेलेग्माइट हो गया। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट फॉर्मेशन जो डिपॉजिट्स है कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राउंड वाटर के संपर्क में आने से जो घुलता है, घुलने के बाद डिपॉजिट्स फॉर्म करता है, वो स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट फॉर्मेशन। लेकिन लंबे समय के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो मार्बल के रूप में। मार्बल हार्ड सरफेस है, हार्ड सतह है, उसको ना बरोइंग एनिमल, माद बनाने वाले जीव जंतु डिस्टर्ब कर सकते हैं, ना हवा ना जल कोई प्रभाव नहीं कर सकता। जब कोई भी एजेंट उसके ऊपर प्रभावकारी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, है ना, और वो पूरी तरह से कंजर्व रहेगा। जब वो पूरी तरह से कंजर्व या संरक्षित है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब चीज कंजर्व या संरक्षित है, तो जो डिफरेंट स्ट्रेटम या बेड्स हैं उनको कोई प्रभावित कर पाएगा? क्यों नहीं कर, है ना? जब वो प्रभावित नहीं होंगे तो जो भी पास्ट के एविडेंसेज हैं वो पूरी तरह से जो है प्रोटेक्टेड और कंजर्व अवस्था में हमको मिलेंगे। एज इट इज, जिस फॉर्म में छूट गए थे, अगर पैलेलिथिक मैंने अपनी उंगलियों से कीचड़ के ऊपर, मड के ऊपर कोई एनग्रेविंग करी है, कुछ उकेरा है, और उसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट रॉक जो है आ गई, और कैल्शियम कार्बोनेट रॉक की वजह से नीचे दबा रह गया, फिर वो मेटामॉर्फाइज होकर के जो है मार्बल के रूप में हो गया। तो जब आप उसको कट ओपन करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, उसको एक्सकेवेट करेंगे, यानी वहां उत्खनन करेंगे, तो आपको उंगलियों के पोरों से जो है क्या होगा, वो जो एनग्रेविंग पैलेलिथिक मैन ने की थी वो आपको क्लियरली मिलेगी, एज इट इज प्रिजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट जो स्ट्रेटा है, बेड्स, they play very important role. But what is important in archaeology, that there shall be a strict means following all the rules and regulations, है ना? हम लोग को उनका जो है डिफरेंट लेयर्स का, स्ट्रेटम या बेड्स का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्ट्रेटिफिकेशन का जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने ये है, इसमें आप इसको एक स्ट्रेटम मानते, फिर बीच में दूसरा स्ट्रेटम, फिर तीसरा स्ट्रेटम, फिर ये जो फोम है इसका, ये चौथा स्ट्रेटम है कि नहीं? आपको अलग अलग तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्ट्रेटम?
यस सर। तो अगर आप स्ट्रेटम को एनालाइज करना चाहते हैं तो इन स्ट्रेटम को एनालाइज करते हुए आपको इनमें जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी प्राप्तियां हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, बोन टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, लिथिक्स हैं, या कोई भी तरह का उपकरण, या पॉटरी है, पॉट शर्ट्स है ना। पॉटरी मीन्स मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। पॉट शर्ट्स मतलब मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीकरा कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें, तो ये सब कहीं भी मिल रहा है स्ट्रेटम में, और उसके साथ कुछ फॉसिल्स हैं, कुछ बोन फ्रैगमेंट्स हैं, अस्थि के अवशेष हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो हम उनको कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटम में। स्ट्रेटम 1 में क्या मिला, 2 में क्या मिला, 3 में क्या मिला, 4 में गया, ABCD स्ट्रेटम में क्या क्या मिला। ऐसे जब हम लोग बात करते हैं रिवर टेरेसेस की, नदी सोपान की, तो वहां हम लोग कहते हैं T1, T2, T3, T4 में क्या क्या मिला, अलग अलग है कि नहीं। समझ पा रहे हैं इसको आप लोग बात। तो अलग अलग स्ट्रेटम के बीच में वो रिलेशंस को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल्स जो मैंने कहा था वो ये है कि हमको डिफरेंट स्ट्रेटम या बेड्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या अंतर संबंध है। अगर ये 4 फिंगर्स को आप 4 अलग अलग स्ट्रेटम मान रहे हैं, तो ये चारों स्ट्रेटम आपको दिख रहा है। सबसे निचला स्ट्रेटम ये वाला है ना। फिर उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, ये चारों स्ट्रेटम में आपको देखना पड़ेगा कि जो है इनके बीच में क्या अंतर संबंध है। मे भी जो टॉप मोस्ट स्ट्रेटम और बॉटम मोस्ट स्ट्रेटम के बीच में जो टूल्स हैं, उनके बीच में कोई जेनेटिक रिलेशनशिप ना। जेनेटिक मींस आनुवंशिकी, बायोलॉजी कंटेक्स्ट में नहीं, जेनेसिस यानी उत्पत्ति से संबंधित हो सकता है। ये सबसे लोएस्ट स्ट्रेटम में पेबल्स हो और ये वाले जो है फ्लेट टूल्स हो। और टूल बीच में मिसिंग हो गए, जो यूरोप में सीक्वेंस में मिलता है, इंडिया में नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आपको डिफरेंट बेड्स और स्ट्रेटम को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन लॉज को जो है फॉलो करते हुए एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं, बहुत सारे एसोसिएटेड फाइंड्स डिफरेंट स्ट्रेटम में मिलते हैं, उनको हमको समझना पड़ता है। उनको हमको, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था विला फ्रैंकियन फाउना, याद है, एलिफस एक्वस बॉस है। यस सर। और एलिफस मतलब ट्रू एलिफेंट्स, एक्वस मतलब ट्रू हॉर्सेस, बॉस मतलब ट्रू बोवाइंस, है ना, यानी चौपाई मवेशी। तो एलिफस एक्वस बॉस अगर मिल जा रहा है किसी स्ट्रेटम में, मान लीजिए सबसे नीचे का स्ट्रेटम ये वाला जो सेकंड स्ट्रेटम है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर इस स्ट्रेटम में जो है हमको एलिफस एक्वस बॉस का मिला है, तो इसका मतलब हम कहें कि यहाँ से प्लेस्टोसिन प्राचीनतम काल शुरू हो गया और प्लायोसिन जो है इसके पहले का खत्म होगा। आपको याद है ना, पियो मिल्क पिलाओ पुदीन हरा, निमोनिक याद है ना, पैलियोसिन, प्लायोसिन, प्लायोसिन देन प्लेस्टोसिन देन होलोसिन। तो हमने कहा प्लायोसिन और होल प्लेस्टोसिन, तो प्लायोसिन प्लेस्टोसिन के बीच में एक बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है, इंडिकेटर फौना हो गया, जहां पर जो है, इसीलिए इसको विला फ्रैंकियन फौना का इंडिकेटर फौना भी कहते हैं, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि प्लेस्टोसिन यानी प्राचीनतम काल शुरू हो गया है और प्लायोसिन जो है खत्म हो चुका है। तो प्लायोसिन खत्म हो गया, प्लेस्टोसिन यानी प्राचीनतम काल शुरू हो चुका है। इसका मतलब वहां पर विला फ्रैंकियन फौना में से एलिफस एक्वस बॉस में से कुछ ना कुछ उपस्थित है उस संस्तर में। तो एसोसिएटेड फाइंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हो एलिफस की 2 प्रजातियां, एलिफस प्रिमिजीनियस, एलिफस एंटिकस। तो एलिफस प्रिमिजीनियस मतलब जो है जो उली मेहमत है, बड़े फरदार बाल वाला है। तो आप उसको देख के कह सकते हो कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ये क्या है, ओल्ड फिलिक रहा होगा, यानी इसके टाइम में जो इसके शरीर पर बड़े बड़े फर हैं, तो इसको किसने, ठंड से इसका एडॉप्टेशन है, इसका अनुकूलन है ना। तो निश्चित तौर पर ग्लेशिएशन की कंडीशन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नहीं वहां पर, जब एलिफस प्रिमिजीनियस मिल रहा है। यस सर। और दूसरे पेड़ जिसमें एलिफस एंटिकस मिला, जो आज का हाथी, जिसके शरीर पर गिने चुने स्कैंटी हेयर्स होते हैं, तो हम कहें कि ये तो वार्म लविंग, वार्म फिलिक है, गर्म जलवायु वाला है, उससे एडॉप्टेड है। अंतर आप कर पा रहे हैं ना, 2 स्ट्रेटम में अगर 2 तरह के एलिफस मिल रहे हैं, एलिफस प्रिमिजीनियस इस वाले में है और एलिफस एंटिकस इसमें है, तो आप देख पा रहे दोनों में अंतर क्या है। यस। इसके अलावा जो है एक और खास बात है, जियोलॉजिकल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। जो नॉर्मल कंडीशन में जब कोई स्ट्रेटम या बेड्स प्रभावित ना हो, अफेक्टेड ना हो, किसी भी एजेंट ने किसी भी प्रकार से, चाहे जियोग्राफिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल, जियोलॉजिकल, किसी ने भी इसको प्रभावित ना किया हो, तो हम कहते हैं लोएस्ट स्ट्रेटम इज द ओल्डेस्ट वन एंड टॉप मोस्ट स्ट्रेटम इज द यंगेस्ट वन। इट मींस in other words we can infer that the lowest stratum having some associated finds are of highest chronology, यानी सबसे अधिक आयु के होंगे कि नहीं होंगे। जो सबसे निचला संस्तर है, अगर वो सबसे
ओल्डेस्ट है बेड, तो उसमें जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हैं, वो भी ओल्डर मानी जाएंगी, है ना। उनकी आयु अधिक होगी, उनको पहले के मानव ने इस्तेमाल किया होगा तो ज्यादा उनकी आयु होगी। और जो सबसे टॉप मोस्ट बेड पर है वो क्या है, वो जो है सबसे यंगेस्ट है। तो वहां पर कोई बोन मिल रहा है, कोई फ्लोरा फाउना का एविडेंस मिल रहा है, कोई फॉसिल मिल रहा है, तो लोअर एज का होगा, कंपेरेटिवली जो है लोअर स्ट्रेटम की तुलना में जो है यंगर होगा, कम आयु का होगा। नीचे वाला अगर 100 साल का तो हो सकता है, ऊपर वाला 40 साल का ही हो। समझ पाए कि समझ पाए। लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन है कि स्ट्रेटम को कोई डिस्टर्बेंस ना हुआ, है ना, चाहे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मानव जनित गतिविधि से भी प्रभावित ना हुआ, या किसी भी प्रकार से भौगोलिक या और कोई कारक हो उसको प्रभावित ना किया। लेकिन रिवर टेरेसेस के केस में देखते हैं, नदी सोपान के केस में जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर हमने T1, T2, T3, T4, T5 में बात की, चाहे वो सोहन कल्चर हो, चाहे मद्रास हैंडेक्स ट्रेडिशन हो, है ना। मद्रास में जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी जो क्षेत्र था, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर मद्रासियन कल्चर में अनेक साइट्स हैं, जैसे पल्लवरम साइट है, अतिरम पक्कम साइट है, मंजन करनई है, तो वो भी जो है बड़ा मदुरई टैंक है, ऐसे नाम है। अभी बाद में आप लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन इन जगहों पर जो है, इन साइट्स पर जो है, जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो एविडेंसेस टेरेसेज में ही मिले हैं, क्योंकि 2 नदियां वहां पर भी थी जिनकी नदी घाटियों में जो है ये कल्चर जो है फ्लरिश हुआ साउथ इंडिया में, जो कोर ट्रेडिशन का कल्चर है। तो वहां पर शोभना या सोहन कल्चर है, और यहाँ पर क्या है, मद्रास हैंडेक्स ट्रेडिशन है, मद्रास अष्टकुठार परंपरा साउथ इंडिया में है। दोनों ही डिफरेंट टाइप की ट्रेडिशन है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली जो है पेबल और फ्लेक ट्रेडिशन है ना, और साउथ इंडिया वाली कोर ट्रेडिशन है। पूरी तरह से भिन्न संस्कृतियां हैं, लेकिन एक देश में 2 सिरों पर 2 तरह की संस्कृतियां निम्न पूरा पाषाण काल में लोअर पैल्टिक में मिल रही है। जो बेहतर उदाहरण है रिवर टेरेसेस का, नदी सोपान का, जहां पर हमको टेरेस 1, 2, T3, T4, T5 में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि क्या इनके बीच में कोई अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, कोई इंटरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक टूल की उत्पत्ति दूसरे से हुई, मींस पेबल से कोर की, कोर से फ्लेक की, है ना, इस तरह से हो सकता है। या फिर कुछ टूल फ्रेश टूल ही हो, सारे के सारे एक स्ट्रेटम पर मिले हुए और दूसरे स्ट्रेटम पर भी फ्रेश टूल मिल रहे हो, सिमिलर टाइप के टूल मिल रहे हो। कुछ टूल्स तो हमने देखा कि वेदरिंग या वेयरिंग आउट, या उनमें जो घिसाव की प्रक्रिया है, अपर्दन जिसको हम लोग कहते हैं, वो समान तरह का दिख रहा हो। या फिर कुछ टूल्स पिंक कलर के 2-3 स्ट्रेटम में एक जैसे ही मिल रहे हैं। या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप उनके बीच में कि उनका इस्तेमाल क्या था, मांस को काटने, चीरने, फाड़ने में इस्तेमाल किया या क्लीव करने में इस्तेमाल किया। क्लीवर जैसा टूल है फंक्शनल स्पेशलिटी के साथ। तो इस तरह से हम लोग अंतर संबंध, इंटरफेस देखते हैं डिफरेंट टूल्स में। लेकिन वहां पर क्या होता है, टेरेसेज केस में जो टॉप मोस्ट T1 है, जो है सबसे ऊपर का, वो ओल्डेस्ट माना जाता है, और जो T5 है वो यंगेस्ट, सबसे नवीन है। क्यों? क्योंकि नदी स्थितियों को पलट देती है। समझ में आ रही कि नहीं समझ रही बात? यानी जो कैस्टिलो केव का एग्जाम्पल था, वो नॉर्मल कंडीशन में जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वहां पर होल्ड कर रहा था, ग्राउंड वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन रिवर टेरेसेस केस में जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन गेट रिवर्स्ड, पलट जाता है। पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है? यस सर। है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिग्राफी है यानी संस्तर विज्ञान है, इस तरह से चीजों को डिफरेंट स्ट्रेटम और बेड्स को देखता है। एक और खास बात इसमें आती है कि मान लीजिए आप प्रयागराज में हैं और यहाँ से 210 किलोमीटर पर लखनऊ है। दोनों जगह पर आपने एक्सकेवेशन किया, यहाँ पर भी 10 फुट गहराई पर एक्सकेवेशन में आपको कुछ बोन्स मिलती हैं, और लखनऊ में भी 10 फुट की गहराई पर कुछ बोन्स मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, चूंकि 10-10 फीट पर एक ही संस्था, मतलब आप देखेंगे बेड्स का कंस्टिट्यूशन मान लीजिए ग्रेवल से बना हुआ है ना, बजरी से बना हुआ है। तो हमने कहा ग्रेवल से यहाँ पर भी बना रहे हैं उस स्ट्रेटम को 10 फीट की गहराई पर, और लखनऊ में भी सेम कलर का ग्रेवल है, ब्लैक यहाँ भी है, ब्लैक वहां भी है, और प्लस ग्रेवल से कंस्टिट्यूटेड है और 10 फीट की गहराई पर है। तो हमने कहा कि यहाँ की जो बोन मिली है और जो लखनऊ में जो बोन मिली है, दोनों एक ही स्ट्रेटम पर प्राप्त हुई है, एक संस्तर पर प्राप्त हुई है, इसलिए वी आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ द सेम एज और सेम क्रोनोलॉजी। वो एक ही समवय की, सम आयु की मानी जाती, एक ही काल की मानी जाती। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है डिफरेंट स्ट्रेटम या बेड्स जो है, अगर मान लीजिए उनके बीच में कंपैरिजन करना हो, तो अगर एक ही संस्तर है, समान तरह का संस्तर है, उसका निर्माण करने वाला जो मटेरियल है वो भी समान है, उसका रंग भी समान है, तो इसका मतलब इन कारकों को जो हम लोग ध्यान देते हैं, इन फैक्टर्स को जब हम कंसीडर करते हैं, तो कहते हैं कि दोनों ही 10-10 फीट की गहराई पर मिली है, तो दोनों में जो एसोसिएटेड फाइंड्स, जो प्राप्तियां हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन है, तो हम क्या हो सकता है समांतर।
एक जगह पर यहाँ पर प्रयागराज में एक अस्थि मिली है जो हमने कहा कि ये मानव अस्थि है, और लखनऊ में सेम स्ट्रेटम 10 फीट पर सेम तरह के संस्तर पर हमको जो है कुछ पॉट सेट्स मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तो हम ये भी एनालिसिस कर सकते हैं बाई कंसीडरिंग डिफरेंट अदर फैक्टर्स, जो एसोसिएटेड फैक्टर्स। हो सकता है जो ये मानव है जिसकी अस्थि प्राप्त हुई है, इसी ने उस उपकरण को या फिर उस मिट्टी के बर्तन को निर्मित किया, ये भी इंफरेंस हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटिग्राफी यानी संस्तर विज्ञान कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कोई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ समझने में दिक्कत हो? क्यों भाई? सबको समझ में आ गया? इसमें खास बात आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन की कहानी आपको बताई, प्लस आपको कुछ एक एग्जांपल्स दिए जो आपको इंडिया के सोहन कल्चर के दिए, मद्रास एंड एक्सपेडिशन के दिए, है ना, या फिर यूरोप का जो कैस्ट्रो केव का एग्जांपल दिया, प्लस जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जिसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण, अधिधन आरोपण, एक के ऊपर एक परतें आरोपित, ना। जब ग्लेशिएशन होगा, हिमयू होगा तो जमाव की प्रक्रिया होगी, तो जो भी मूविंग बॉडीज होंगी वो फ्रोज हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो जो कुछ लेके जा रहे हैं उसको जमा देंगे, डिग्रेडेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। जब इंटरग्लेशिएशन की फेज आएगी, अंतर हिमयू आएगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो झीलों झरनों का निर्माण होगा, पेरेनियल बॉडीज, मूविंग वाटर बॉडीज की फॉर्मेशन होगी, तो वो अपने साथ सब चीजें बहा के लेके जाएंगी और प्लस अपने किनारों को इरोड करेंगी, उसको काटेंगे, उसका अपरदन करेंगे, है कि नहीं। तो वहां पर क्या होगा, डिग्रेडेशन यानी क्षरण की प्रक्रिया होगी। तो जमाव और अपरदन दो तरह के जो है कारक बहुत महत्वपूर्ण है ना। देख रहे हैं दोनों ही कारक कैसे प्रभावित हो रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस नजर में मिल रहे हैं, ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन, हिमयुग और अंतर हिमयुग से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप दक्षिण भारत में जाइए या फिर आप जो है अफ्रीका में जाइए तो वहां पर आपको प्लूविएशन, इंटर प्लूविएशन मिलेगा। प्लूविएशन मीन्स अतिवृष्टि, कंटिन्यूअस इंसेसेंट रेनफॉल, भारी वर्षा, और अल्पवृष्टि यानी इंटर प्लूविएशन, ये अवस्था मिलेगी। तो इसमें भी वही होगा, एक तरफ जब भारी वर्षा हो रही तो सब चीजें अपने तरफ इरोड करेंगी, नदियां काटेंगी, अपने किनारों को, तलछट को गहरा करेंगी, और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वाटर का वॉल्यूम फ्रोजन हो गया, इंटरग्लेशिएशन फेज आ गया, सॉरी ग्लेशिएशन फेज आ गया, तो सब कुछ जमा हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर ग्लेशिएशन तो उधर आया, इधर क्या स्थिति है? इधर एक बार प्लूविएशन की अवस्था आती है, एक बार इंटर प्लूविएशन की अवस्था आती है, वहां भी साइक्लिक ऑर्डर चला, यही अतिवृष्टि हो रही है, फिर अल्पवृष्टि होती है, फिर अतिवृष्टि हो रही है, फिर अल्पवृष्टि हो रही है। तो अल्पवृष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, कटाव कम हो जाएगा, इरोजन कम हो जाएगा, जमाव की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, है कि नहीं? क्यों भाई? तो इस तरह से ये चीजें हैं। राहुल एक काम करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए अटेंडेंस का। सर आपने मोरेन्स के बारे में कुछ बताया? हाँ बेटा, मोरेन्स जो है जैसे नदी अपना डिपॉजिट बनाती है ना, नदियां भी कुछ बहा के ले आती है, उसके बाद उसको डिपॉजिट कर देती हैं, रिवराइन ओरिजिन के डिपॉजिट्स होते हैं। वैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स आपने पढ़ा, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, है ना, हिमनद यानी हिम की नदी, बर्फ की नदी होती है, वो नदी नहीं होती बल्कि लगता है कि हाँ कोई एक लाइन में बर्फ मूव कर रही है, इतना तो आपको समझ में आया। अब ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी अपना डिपॉजिट बनाते हैं, जमाव बनाते हैं, कुछ मीटर दिन भर में चलते हैं लेकिन कुछ चीजें अपने साथ जमाव करते रहते हैं, इकट्ठा करके लेके आते हैं। तो वो डिपॉजिट जो ग्लेशियल ओरिजिन के होते हैं यानी हिमनद, ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट या जमाव बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोरेन्स कहते हैं, MORAINES, मोरेन्स, ठीक है। यस सर। और ये मोरेन्स कई तरह के होते हैं, 5 तरह के मोरेन्स हैं। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साइड मोरेन्स मतलब अगर ग्लेशियर अपने किनारों पर जमाव कर रहा है, ग्लेशियर मूव कर रहा है और अपने किनारों पर जमाव करता जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बॉटम मोरेन्स यानी अपनी तली में, तलछट में जब जमाव करता है, ठीक है। तो साइड मोरेन्स, बॉटम मोरेन्स, एंड मोरेन्स, अगर कोई ग्लेशियर चलते चलते अपने सिरे पर जो है डिपॉजिट बनाता है तो एंड मोरेन्स है। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन के ग्लेशियर्स दो विपरीत दिशा से आ रहे हैं और एक दूसरे से बीचों बीच बिल्कुल मिलते हैं, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो उसको मिडिल मोरेन्स या मीडियल मोरेन्स बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के मोरेन्स के प्रकार हैं, यानी जमाव के प्रकार हैं जो हिमनद या ग्लेशियर बनाता है।
ठीक है, इसी को हम लोग मोरेन्स कहते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि हाउ दीज वर इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, रिवर टेरेसेस, मोरेन्स, सॉलिफ्लक्शन या सॉइल क्रीप डिपॉजिट्स, है ना, ये सब कैसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे जियोक्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस के। ये शायद हमने क्लास में आप लोगों को बताया भी है पहले, क्यों भाई, कि नहीं बताया? नो सर, नहीं बताया। तो ठीक, आगे बताएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। राहुल, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस। अच्छा, आपकी क्लास आज हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक मीटिंग है जो 12 बजे होनी थी, पर हम थोड़ा देर तक जो है हमने कहा चलो 10 मिनट क्लास तो हो जाएगी, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और आगे स्ट्रेटिग्राफी तो आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा? यस सर। यस। स्ट्रेटम परतों का जो है अध्ययन हम लोग करते हैं। जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, उसका उदाहरण कैस्टिलो केव कैसे है, और अगर वो एक्सटर्नल एजेंट उसको प्रभावित करते हैं तो फिर कैसे रिवर टेरेसेस की कंडीशन का एग्जांपल आता है कि कैसे टॉप मोस्ट स्पीड वहां पर ओल्डेस्ट रहती है रिवर टेरेसेस में T1 और T5 यंगेस्ट रहता है। ये चीजें आपको समझ में आई, और प्लस जो है उससे जो एसोसिएटेड फाइंड्स अलग अलग परतों में अलग अलग जगहों पर जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कैसे होल्ड करता है, ये सब बातें आपको बताई। तो इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, फिर आप लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज आपको थैंक यू, फिर क्लास में, ठीक है? थैंक यू।